तो हम बात करते हैं यार 31 जुलाई के करंट अफेयर माइंड मैप्स की। सबसे पहले जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे, इट इज़ अबाउट इंडियाज़ का जो जेनजी है। अभी जेनजी प्रोटेस्ट जितना चल रहा था उसके वजह से जेनजी सब न्यूज़ में है यार, है ना। ये न्यूज़ में से था बिकॉज जो रिपीटेड एग्जामिनेशन पेपर लीक्स हो रहे हैं उसके वजह से जो जेनजी एस्पिरेंट्स ने जो प्रोटेस्ट किया उसके वजह से ये न्यूज़ में था। तो इनके बारे में बात करें और इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके बारे में हम समझें। तो इंडिया इज़ दी वर्ल्ड लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन यार, अराउंड 37 करोड़ का इंडिया के अंदर एक यूथ पॉपुलेशन है। सो इसके बारे में हम बात करें जेनजी के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें कि डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसा है यार, किसको जेनजी बोलते हैं। डेमोग्राफिक प्रोफाइल की बात करें तो ये 1997 से लेके 2012 तक ये बॉर्न होते हैं। सो दे आर बॉर्न फ्रॉम 1997 टू 2012। टोटल जो पॉपुलेशन है यूथ इंडिया के अंदर 371 मिलियन यूथ पॉपुलेशन है। एंड दैट इज़ अराउंड यहाँ पे 29.34 करोड़ का जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है ये है यार, ये जो जेनजी है ना। सोशल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, जो जेनजीज हैं इनका जो सोशल कैरेक्टरिस्टिक है इसके बारे में बात करें सोशल कैरेक्टरिस्टिक को, तो भाई ये डिजिटल नेटिव्स हैं, ये इंडिविजुअलिज्म को फॉलो करते हैं, है ना। डिजिटल नेटिव्स मतलब क्या है ना, जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ हैं ये एजुकेशन को शेप करता है, एम्प्लॉयमेंट को, कम्युनिकेशन को, फाइनेंस को, गवर्नेंस को। बाकी इंडिविजुअलिज्म के अंदर बात करें तो ये पर्सनल ऑटोनॉमी, सेल्फ एक्सप्रेशन, करियर फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर ये बात करते हैं। ये सोशल कैरेक्टरिस्टिक है यार जेनजी का। और क्या है, जो चेंजिंग फैमिली नेचर है वो हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, लाइक डिलेड मैरिजेस, है ना, न्यूक्लियर फैमिलीज़, है ना, वुमेन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। तो ये सब जो है चीज़ें हैं। बाकी स्किल ओरिएंटेशन जो है उसकी बात करें तो उनमें ये डिजिटल लिटरेट होते हैं, डिजिटली लिटरेट होते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को ये फॉलो करते हैं, कंटिन्यूसली अप स्किल होते हैं यार। एंड ऑल्सो दे हैव इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल्स। ग्लोबल आउटलुक की बात करें तो एक तरह से ये जो ग्लोबल मीडिया है उसको एक्सपोजर रहता है, इनके पास है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का एक्सपोजर है, इंटरनेशनल जो वर्क कल्चर है ना, वो एक तरह से इनको एक तरह से जनरेशन के थ्रू एक तरह से अवेयरनेस होता है यार। ऑल्सो यहाँ पे एक तरह से लोकल आइडेंटिटीज़ में ये रूटेड होते हैं। तो ये एक सोशल कैरेक्टरिस्टिक हो गया ग्लोबल आउटलुक। और क्या है यार, सोशल कॉन्शियसनेस मतलब दे आर ग्रेटर फोकस ऑन क्लाइमेट एक्शन, जेंडर इक्वालिटी, मेंटल हेल्थ। ओके, बाकी अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस क्या है यार जेनजीज का इंडिया के अंदर, सो सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया, जेनजी का जो सिग्निफिकेंस है फॉर इंडिया वो क्या है। सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करें
तो दे रिप्रेजेंट इंडियाज़ लार्जेस्ट जो प्रोडक्टिव ह्यूमन कैपिटल है वो जेंजी रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल्सो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस के लिए बहुत ज़रूरी है ना। डिजिटल लीडरशिप की बात करें तो देखो यार, ये जो है ना, दे आर तरह से अडेप्ट कर चुके हैं ये ज़्यादातर जो लोग हैं एआई को, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फिनटेक हो गया, डिजिटल गवर्नेंस हो गया, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं थ्रू डिजी लॉकर, यूपीआई, आधार, आभा। तो दे आर डिजिटली लिटरेट यार, सो दे ऑल्सो हैव लीडरशिप इन डिजिटल सेक्टर, ये एक सिग्निफिकेंस है। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, ये रीशेप करते हैं फैमिली स्ट्रक्चर को, जेंडर रिलेशन को, है ना। ऑल्सो जो कैरियर एस्पिरेशंस हो गया वो सब चीज़ की बात करते हैं। और क्या सिग्निफिकेंस है यार, जो इनोवेटिव इकोनॉमी है, मतलब जो स्टार्टअप इकोसिस्टम उसको ये स्ट्रेंथन करते हैं थ्रू इंटरप्रेन्योरशिप, रिसर्च, टेक्नोलॉजी लेड इनोवेशंस हो गए। बहुत सारे सेक्टर्स हैं, लाइक हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, एग्रीटेक, हेल्थ सेक्टर की बात करें तो हेल्थ सेक, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात करें, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की बात करें तो फिनटेक, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ों में एक तरह से बढ़ावा देते हैं, सब चीज़ों को ये इनोवेशन लाते हैं, इनोवेशन इकोनॉमी को ये बढ़ावा देते हैं। तो ये हमने बात की अबाउट सिग्निफिकेंस की। बाकी जो इनका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है ना, स्टार्टअप इकोनॉमी में बहुत बड़ा, स्टार्टअप इकोसिस्टम में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है यार इनका। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस की बात करें, स्टार्टअप इकोसिस्टम में कंट्रीब्यूट करते हैं, डिजिटल गवर्नेंस में इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, क्रिएटर्स जो हैं बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, क्रिएटर इकोनॉमी को ये ड्राइव करते हैं यार, जेंडर इक्वालिटी पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, मतलब डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन यार बहुत ज़्यादा ये डेमोक्रेटिकली इन्वॉल्व हैं। सोशल इंक्लूजन, समाज में जो हो भाई, यहाँ पे सोशल इंक्लूजन की बात करें तो इनका जो एक्सेप्टेंस है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का, ज़्यादा ये इन तरह से एक्सेप्ट करते हैं। एलजीबीटी कम्युनिटीज़ हो गया, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस हो गया, डाइवर्सिटी सपोर्टेड बाय डिजिटल अवेयरनेस कैंपेन। तो इनका एक तरह से सोशली, है ना, इंक्लूजन भी अच्छा है। तो ये हमने पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन की बात की। बाकी जो जेंजीज को अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल इनके लिंकेज की बात करें तो आर्टिकल 14 एंड 15 जो है वो इक्वालिटी प्रोवाइड करने की बात करता है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉसेज जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन प्रोवाइड करता है यार। एंड आर्टिकल 21 जो है वो प्राइवेसी एंड डिग्निटी की बात करता है। आर्टिकल 21 जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात करता है, राइट टू एजुकेशन यार। आर्टिकल 51 की बात करें तो एक साइंटिफिक टेम्पर, आर्टिकल 51 सब क्लॉज बी जो है एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करता है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स की बात करें रिगार्डिंग जेंजीज यहाँ पे, तो केस पुटुस्वामी केस में यहाँ पे बोला गया कि प्राइवेसी इज़ अ फंडामेंटल राइट यार। ओके, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स की बात करें तो केस पुटुस्वामी में राइट टू प्राइवेसी की बात की गई। केस पुटुस्वामी के अंदर प्राइवेसी की बात की गई। सफिन जहां में जो ऑटोनॉमी है, सफिन जहां केस के अंदर क्या बोला गया, इस केस में इंडिविजुअल ऑटोनॉमी को अपील किया एंड फ्रीडम टू मेक पर्सनल लाइफ चॉइसेस जो हैं
वो यहाँ पे इसके ऊपर ध्यान दिया गया। नौतेज सिंह जोहार केस के अंदर इंक्लूजन की बात की। नौतेज सिंह जोहार केस में क्या हुआ, यहाँ पे इसने जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, डिग्निटी, डाइवर्सिटी जो है ना, एक तरह से स्पेशली जो एलजीबीटी कम्युनिटीज़ के लिए इसको एक तरह से स्टैंड इन किया कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को। तो एक तरह से ये इंक्लूजन की बात करता है। नौतेज सिंह जोहार केस टॉक्स अबाउट इंक्लूजन स्पेशली ऑफ एलजीबीटी कम्युनिटीज़, है ना। अनुराधा बासिन केस की बात करें, जो कि इंटरनेट एक्सेस को एक तरह से फंडामेंटल राइट बनाता है यार। तो ये सब इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हैं। इट इज़ ऑन इंटरनेट एक्सेस। अनुराधा बासिन केस में बोला कि देखो, इंटरनेट एक्सेस जो है एक इंटीग्रल बहुत ज़रूरी है फंडामेंटल राइट को एक्सेस करने के, लाइक द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ट्रेड के लिए। तो इसको यहाँ पे हमने बात की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स की रिगार्डिंग दिस। बाकी जो सोशल चैलेंजेस जेन ज़ी को फेस करने पड़ते हैं उसके बारे में बात करें। सोशल चैलेंजेस की बात करें तो यहाँ पे अराउंड 11.9% अनएम्प्लॉयमेंट है यार। 0.9% दे आर अनएम्प्लॉयड। सो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। स्किल जो रखते हैं इंडस्ट्री को जो चाहिए उसमें मिसमैच देखने को मिल रहा है। सो स्किल इंडस्ट्री मिसमैच की बात करते हैं। जो लेबर है वो एक तरह से इनफॉर्मलाइज हो रहा है यार, है ना। फॉर्मल लेबर जो है उनको बेनिफिट मिलता है, बट इनफॉर्मल लेबर्स हैं, लाइक गिग इकोनॉमी की बात करें और भी बहुत सारे। तो एक तरह से ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बाकी रीजनल इम्बैलेंस, कहीं पे अच्छा है चीज़, कहीं पे अच्छी चीज़ें हैं, बाकी कहीं पे बुरी चीज़ें हैं, कहीं पे चीज़ें हैं ही नहीं। मेंटल हेल्थ रिस्क इनका बहुत ज़्यादा, दे आर बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल टूवर्ड स्ट्रेस यार, है ना। डिजिटली एडिक्ट हो जाते हैं कभी कभी। एआई एथिक्स की बात करें, है ना, तो ये सब है। मेंटल एडिक्शन और डिजिटल एडिक्शन एंड एआई एथिक्स जो है, कोई कोई जो उसमें यहाँ पे एथिकल चीज़ें नहीं फॉलो करते हैं, अनएथिकल चीज़ें फॉलो करते हैं। डिजिटल एडिक्शन के अंदर एआई एथिक्स की बात करते हैं यार। बाकी जो गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है किसके लिए, फॉर जेन ज़ी, इसकी बात करें। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाया भाई सरकार ने 2020 में, जो कि जेनजिस के ऊपर फोकस करता है मेनली। डिजिटल इंडिया मिशन की बात करें, कि गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव रहा है। स्किल इंडिया की बात करें, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया एंड स्टार्टअप इंडिया। अटल इनोवेशन मिशन की बात करते हैं यार, अटल इनोवेशन मिशन। जो फ्यूचर स्किल प्राइम है, ये भी एक इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। फ्यूचर स्किल प्राइम। टेली मानस की बात करें, टेली मानस जो इनिशिएटिव है, ये किसके बारे में बात करता है, एक तरह से जो मेंटल हेल्थ केयर है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है, उसको ये स्ट्रेंथन करता है। एंड एक्सेस जो है इसका 2022 में लॉन्च किया गया था। पीएम इंटर्नशिप स्कीम जो है उसकी बात करें, तो जो पीएम इंटर्नशिप स्कीम है ये यहाँ पे 2024 के अंदर लॉन्च किया गया था। तो इससे फैसिलिटेट करता है इंडस्ट्री एक्सप्लोजर को एंड जो स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन को यहाँ पे ये स्ट्रेंथन करता है। बाकी हम बात करें आगे करना क्या, ठीक है। चैलेंजेस हैं हमारे पास, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड यार, व्हाट नीड टू बी डन। अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, जिसमें फ्यूचर रेडी एजुकेशन की बात करते हैं, फ्यूचर रेडी एजुकेशन की बात करते हैं, क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट,
डिजिटल इंक्लूजन की बात करें, ये हमको इसको बढ़ावा देना होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने होंगे, रिक्रूट करना होगा, रिफॉर्म्स को मतलब रिक्रूटमेंट में यहाँ पे रिफॉर्म्स लाने होंगे, सोशल रेजिलियंस को बढ़ावा देना होगा, सब में एग्जांपल्स की बात करेंगे। सोशल रेजिलियंस के बाद जो विकसित भारत 2027 2047 का जो एम है, ये इसका जो एम है भाई, वो बिना इनके इन्वॉल्वमेंट के नहीं पूरा कर पाएंगे, ठीक है। बिकॉज जेनजीज जो है वो इंजन है ऑफ द विकसित भारत 2041 का, बिकॉज दे फोस्टर एंटरप्रेन्योरशिप, दे फोस्टर स्टार्टअप, रिसर्च, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की बात करें, है ना। सोशल इंक्लूजन के अंदर यार यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट टेलीमानस जो हो गया, जो इंस्टीट्यूशनल काउंसलिंग हो गया, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, अवेयरनेस प्रोग्राम, एक तरह से हेल्दी एंड रेजिलेंट यूथ पॉपुलेशन को ये बनाने में हेल्प करते हैं। जो रिक्रूटमेंट रिफॉर्म्स हैं ये लाने पड़ेंगे अपने को, है ना। डिजिटल सर्विसेज यहाँ पे हमको प्रोवाइड करना होगा, है ना, एक्सपांड करना होगा इसको, लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को एक्सपांड करने की ज़रूरत है यार, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना होगा, हायर वुमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन पे ध्यान देना होगा, सेफ मोबिलिटी हो गया, चाइल्ड केयर, इक्वल पे, ये सब चीज़ों पे हमको ध्यान देना होगा, तभी जाके हमारे पास जो विकसित भारत का जो इंजन है, बिकॉज जेन जी कैन पावर दी विकसित भारत 2047 थ्रू व्हाट, थ्रू क्वालिटी एजुकेशन, ये है ना। अगर हम प्रोडक्टिव जॉब्स जब देंगे इनको, इनोवेशन से ये इसको आगे बढ़ा सकते हैं हमारे देश को यार, इंक्लूसिव ग्रोथ लाते हैं ये। सो हमको यहाँ पे जरूरी है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड को हम समझें एंड यूथ को स्किल दें, अपॉर्चुनिटीज़ एंड रेजिलियंस, जिससे वो थ्राइव कर पाएँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट जेन जी, जिसके बारे में हमको समझना है, जानना है डिटेल में। ये बेसिक चीज़ों को समझो यार, बहुत ज़रूरी है, धीरे धीरे करके समझना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यार अबाउट सन अपर एटमोसफियर जो है वो रोटेट करता है फास्टर देन दी, इसका जो विजुअल सरफेस है ये साइंटिस्ट को पता चला, है ना। जिसकी वजह से हमारे पास जो सोलर डायनेमिक्स है उसमें एक इंसाइट तौर पे इसको देखते हैं, लेकिन स्पेस वेदर फोरकास्टिंग के अंदर एक हमारे पास न्यू इंसाइट आता है यार। सो इसके बारे में हम बात करें, सन एटमॉस्फेरिक रोटेशन एंड सोलर डायनेमिक्स। सन atmospheric rotation and solar dynamics। इसके बारे में बात करें तो जो की रिसर्च फाइंडिंग्स हैं वो क्या क्या हैं यार। की रिसर्च फाइंडिंग्स की बात करें, की रिसर्च फाइंडिंग्स की बात करें तो अपर एटमॉस्फेयर जो है सन का ज़्यादा तेज़ी से रोटेट करता है यार, फास्टर अपर एटमॉस्फेरिक रोटेशन है, ये साइंटिस्ट को पता चला। जो स्पीड है वो हाइट के साथ इंक्रीज होता है, स्पीड इंक्रीजेज विथ हाइट यार। एंड जो डिफरेंशियल रोटेशन है वो हमको देखने को मिलता है इक्वेटर्स में, तेज़ी से रोटेट करता है कि पोल्स में ज़्यादा तेज़ी से रोटेट करता है देन द इक्वेटर्स। ओके, डिफरेंशियल रोटेशन की बात करें तो सन इक्वेटर रोटेट फास्टर नॉट पोल्स यार, इक्वेटर जो है ज़्यादा तेज़ी से रोटेट करते हैं देन दी पोल्स। सोलर एक्टिविटी जो है उसकी वजह से रोटेशन जो है स्लो हो जाता है,
मतलब एटमॉस्फेरिक रोटेशन स्लोस स्लाइटली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंक्रीज सोलर एक्टिविटी। जब यहाँ पे सन स्पॉट नंबर जब बढ़ जाते हैं तो उस समय जो स्पीड है वो कम हो जाता है। सोलर एक्टिविटी रोटेशन स्लो डाउन। बाकी जो रिसर्च मेथडोलॉजीज जिनसे यहाँ पे ये पता किया गया उसके बारे में बात करें। रिसर्च मेथडोलॉजीज की बात करें तो नोबियामा जो रेडियो हेलियोग्राफ ऑब्जर्वेशन में ये पता चला है यार। नोबियामा रेडियो हेलियोग्राफ ऑब्जर्वेशन में ये पता चला है 2D इमेज जो है कोरिलेशन टेक्निक से इसको पता किया गया। 2D इमेज कोरिलेशन टेक्निक से इसको पता किया गया है। इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशंस की बात करें, आइरिस एंड यूएसओ का जो पीआरएल है इसके द्वारा यहाँ पे ये पता किया गया। इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशन की बात करें तो आइरिस एंड यूएसओ का जो पीआरएल है इसके द्वारा ये पता किया गया। बाकी जो स्ट्रक्चर ऑफ द सन की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ द सन की बात करें तो जो कोर है वहाँ पे सन के कोर में न्यूक्लियर फ्यूज़न हमको देखने को मिलता है। मतलब दो एटॉमिक पार्टिकल आपस में आके फ्यूज़ होते हैं, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न। कोर में न्यूक्लियर फ्यूज़न एक रेडियो एक्टिव जोन होता है जहाँ पे स्लो एनर्जी ट्रांसफ़र देखने को मिलता है यार। रेडियो एक्टिव जोन है जहाँ पे स्लो एनर्जी ट्रांसफ़र देखने को मिलता है। एक कन्वेक्शन जोन है जहाँ पे कन्वेक्शन करेंट्स देखने को मिलते हैं, है ना। फोटोस्फीयर होता है यार, फोटोस्फीयर में विजिबल सरफेस एंड सनस्पॉट जो हैं वो कहाँ से देखने को मिलता है, फोटोस्फीयर से। अरे फोटोस्फीयर, फिर बाहर में जो रेडियस एटमॉस्फेयर उसको क्या बोलते हैं, क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर ये फोटोस्फीयर है। फोटोस्फीयर की बात करें विच इज़ द विजिबल सरफेस और सन स्पॉट्स। बाकी जो क्रोमोस्फीयर है ये रेडिस एटमॉस्फेयर का लेयर है एंड एक कोरोना होता है यार। इट इज़ द एक्सट्रीमली हॉट आउटर, अंदर जितना जाओगे ना उससे ऊपर जाते वो जितना गर्म होगा, ठीक है। कोरोना इज़ द एक्सट्रीम हॉट आउटर मोस्ट लेयर। तो ये हमने स्ट्रक्चर ऑफ द सन की बात की यार। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या इम्पैक्ट है सन का ऑन अर्थ। इम्पैक्ट ऑन अर्थ की बात तो जो अर्थ के जो पावर ग्रिड्स हैं यहाँ से सोलर रेडिएशन जब निकलता है तो उसको डिसरप्ट कर सकता है। जो सोलर स्टॉर्म्स आते हैं सोलर स्पॉट से तो पावर ग्रिड को ये डिसरप्ट कर सकता है। सैटेलाइट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड उनमें यहाँ पे सैटेलाइट इलेक्ट्रॉनिक्स में ड्रैग ला सकता है। सैटेलाइट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्रैग्स हमको देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद जो HF
रेडियो एंड जीपीएस इंटरफेरेंस जो है वो कर सकता है। ये सोलर स्टॉर्म्स जो हैं, पोलर ऑरोरास जो हैं लाइक नॉर्दर्न और नॉर्थ पोल में यहाँ पे ऑरोरा बोरियालिस इन ऑस्ट्रिया, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस जो है वो साउदर्न पोल में यहाँ पे और ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं यार। स्पेस वेदर फोरकास्टिंग जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, उसकी वजह से कैसा है इन्वायरमेंट जो है वो हमको समझ आने लगेगा। सो स्पेस वेदर फोरकास्टिंग है इम्प्रूव होगा। बाकी यहाँ पे ARIES क्या है इसके बारे में बात करें तो इट इज़ आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज, है ना, एक ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। ये आर्यभट्टा, है ना, आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है। नैनीताल एंड देवास्थल फैसिलिटीज़ यहाँ पे हमको देखने को मिला यार, है ना, मतलब नैनीताल एंड देवास्थल जो उत्तराखंड में है वहाँ पे इसकी फैसिलिटीज़ जो हैं वो लोकेटेड हैं। नैनीताल एंड देवास्थल फैसिलिटीज़ लोकेटेड हैं। 3.6 m देवास्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप है यार। बाकी जो इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है वो यहाँ पे लोकेटेड है। इससे देखा जाता है स्पेस को यार। इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के ऊपर यहाँ पे रिसर्च होता है। एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के ऊपर यहाँ पे रिसर्च होता है। तो ये हमने बात की अबाउट बेसिक जो सन एटमॉस्फेरिक, इसके ऊपर मेंस भी क्वेश्चन आ सकता है यार। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे सन एटमॉस्फेरिक रोटेशन सोलर डायनामिक्स के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट है सबको यहाँ पे, है ना, इसके ऊपर भी इसके ऊपर पूछा क्वेश्चन। इसका इम्पैक्ट स्ट्रक्चर दिस सन एंड रिसर्च मेथडोलॉजीज के क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यार वर्चुअल मैग्नेट्स की, जो कि ईवी मोटर्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये न्यूज़ में था यार, जो बेंगलुरु बेस्ड एक स्टार्टअप है जो विमाग लैब्स ने एक तरह से क्लेम किया टू रिप्लेस रेयर जो अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स हैं इन इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटर्स विथ वर्चुअल मैग्नेट्स। ठीक है ना, जो एक तरह से अर्थ के जो परमानेंट मैग्नेट जो कि रेयर होते हैं उसको वर्चुअल मैग्नेट से यहाँ पे इन्होंने एक तरह से रिप्लेस करने के बारे में वो इन्होंने क्लेम किया यार। तो इसके बारे में अगर हम बात करें वर्चुअल मैग्नेट्स इन ईवी मोटर्स, वर्चुअल मैग्नेट्स इन ईवी मोटर्स। इसकी बात करें तो जो ईवी मोटर है, सबसे पहले तो इसके बेसिक्स की बात करें ईवी बेसिक्स की बात करें तो यहाँ पे जो है एनर्जी कन्वर्जन करता है ये ईवी मोटर्स जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। एनर्जी कन्वर्सन फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल की कंपोनेंट की बात करें
तो रोटेटर्स जो हैं, है ना, ये आउटपुट कंपोनेंट में रोटेट करते हैं यार। जो रोटर्स हैं दे रोटेटिंग आउटपुट कंपोनेंट। बाकी जो स्टेटर है, रोटर हो गया, स्टेटर जो है वो स्टेशनरी होता है विथ वाइंडिंग, स्टेशनरी विथ वाइंडिंग्स। एंड एयर गैप जो होता है वो इंटरेक्शन स्पेस होता है। टॉर्क जनरेशन की बात करें सो मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करके यहाँ पे टॉर्क जनरेट करता है। मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्शन से टॉर्क जनरेट होता है। जो वर्चुअल मैग्नेट है क्या कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है यार? तो वर्चुअल मैग्नेट कॉन्सेप्ट की बात करें वर्चुअल मैग्नेट कॉन्सेप्ट की बात करें तो देखो भाई, ये सॉफ्टवेयर कंट्रोल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं। कॉपर वाइंडिंग जो है वो हमको देखने को मिलता है फेरोमैग्नेटिक कोर के अराउंड। कॉपर वाइंडिंग्स जो है वो देखने को मिलता है अराउंड फेरो मैग्नेटिक कोर। रेगुलेटेड करंट डिफाइन करता है यार फील्ड स्ट्रीम को। इसके अंदर जो वर्चुअल मैग्नेट है उसके अंदर देखो, मैग्नेट का मतलब सिंपल सा है। देखो पहले जो थे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल किया जाता था, मतलब जो पहले जो थे नॉर्मल जो परमानेंट मैग्नेट्स हैं उनका इस्तेमाल किया ज़्यादा था इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो मोटर्स हैं उनमें, लेकिन अब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब जो वर्चुअल मैग्नेट कॉन्सेप्ट, इसमें इलेक्ट्रिसिटी से क्या किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जाता है। सो इट इज़ रेगुलेटेड, जो रेगुलेटेड करंट है इट डिफाइंस द फील्ड स्ट्रेंथ। एंड इसको क्लेम किसने किया यार कि हमने बनाया है वर्चुअल मैग्नेट? इसको क्लेम किया जो विमैग लैब है बेंगलुरु के अंदर, उसने। इट इज़ क्लेम्ड बाय विमैग लैब्स इन बेंगलुरु। बाकी परमानेंट वर्सेस वर्चुअल मैग्नेट्स की बात करें परमानेंट वर्सेस वर्चुअल मैग्नेट्स की बात करें तो ये देखो, जो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं वो रेयर अर्थ से मिलते हैं। बाकी जो वर्चुअल मैग्नेट होते हैं वो कॉपर एंड करंट से ये आते हैं भाई। सोर्सेस के अंदर रेयर अर्थ वर्सेस कॉपर और करंट। पावर की बात करें तो पावर के अंदर नन वर्सेस कंटिन्यूस रिक्वायरमेंट। ठीक है, इसमें पावर की जरूरत नहीं होती भाई ये जो परमानेंट मैग्नेट है उनमें, बट ये जो वर्चुअल मैग्नेट इसमें कंटिन्यूस रिक्वायरमेंट होती है पावर की, है ना। एंड फील्ड की बात करें तो परमानेंट मैग्नेट फील्ड फिक्स्ड होता है एंड जो वर्चुअल मैग्नेट है उसमें ये सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड होता है। एंड ये जो परमानेंट मैग्नेट हैं इसके अंदर यहाँ पे हम अगर लॉसेस की बात करें तो परमानेंट मैग्नेट्स में मिनिमम लॉसेस देखने को मिलता है ना, मिनिमल लॉसेस वर्सेस जो
कॉपर का लॉस होता है, कोर का लॉस होता है ना। स्विचिंग हमको देखने को मिलता है यार यहाँ पे जो वर्चुअल मैग्नेट है उसमें। बाकी एफिशिएंसी की बात करें तो जो परमानेंट मैग्नेट है इसमें वेरी हाई एफिशिएंसी हमको देखने को मिलता है एंड कंपैरेटिवली लोअर होता है यार वर्चुअल मैग्नेट्स में। ठीक है, नेक्स्ट जो परमानेंट मैग्नेट के बेनिफिट्स की बात करें बेनिफिट्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स, यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट्स में यहाँ पे सुपीरियर मोटर एफिशिएंसी हमको देखने को मिलता है, सुपीरियर मोटर एफिशिएंसी देखने को मिलता है यार। जो पावर डेंसिटी है वो यहाँ पे ज़्यादा होता है, हायर पावर डेंसिटी एंड जो स्टार्टिंग टॉर्क है परमानेंट मैग्नेट वो भी ज़्यादा होता है, डिलीवरी ऑफ हाई स्टार्टिंग टॉर्क हमको देखने को मिलता है। बाकी जो व्हीकल ड्राइविंग रेंज है वो ज़्यादा होता है परमानेंट मैग्नेट्स में। एक्सटेंडेड व्हीकल ड्राइविंग रेंज, जो बैटरी पैक रिक्वायरमेंट है वो भी यहाँ पे छोटा होता है, स्मॉलर बैटरी पैक रिक्वायरमेंट्स। अगर हम वर्चुअल मैग्नेट देखो ये परमानेंट मैग्नेट के बेनिफिट्स हो गए परमानेंट मैग्नेट के, नाउ वर्चुअल मैग्नेट के यहाँ पे लिमिटेशन की बात करें, लिमिटेशन ऑफ वर्चुअल मैग्नेट्स, तो जो रोटर है इसके एक्साइटेशन के लिए कांस्टेंट पावर की जरूरत पड़ती है, एक लिमिटेशन है यार, अगर पावर कट हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। सो रोटर एक्साइटेशन नीड्स कांस्टेंट पावर एंड जो हीट जनरेशन है वो भी यहाँ पे ज़्यादा होता है, हायर हीट जनरेशन। सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटीज़ यहाँ पे ज़्यादा होता है वर्चुअल मैग्नेट्स के अंदर, इंक्रीज सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी। जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो यहाँ पे कम होता है, लोअर ओवरऑल एफिशिएंसी। जो रेयर अर्थ अल्टरनेटिव्स की अगर हम बात करें है ना, ड्राइवर्स ऑफ रेयर अर्थ अल्टरनेटिव्स की बात करें तो जो कंसंट्रेटेड ग्लोबल सप्लाई चेन है उसकी वजह से यहाँ पे रेयर अर्थ अल्टरनेटिव्स बढ़ रहे हैं, बिकॉज कुछ जगह में ही यहाँ पे ये सब कंसंट्रेटेड है। ग्लोबल परमानेंट चेन हर जगह, परमानेंट हर जगह नहीं है, कुछ जगह में ही, इसीलिए एक तरह से जो इसके अल्टरनेटिव्स हैं उसको यहाँ पे देखा जा रहा है। मार्केट प्राइस भी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है यार, इसीलिए मार्केट प्राइस वॉलेटिलिटी की वजह से अल्टरनेटिव्स देख रहे हैं लोग। ऑल्सो जो जियो पॉलिटिकल एंड ट्रेड रिस्क है ये भी एक कारण है कि इसको लोग जो है वो अल्टरनेटिव्स खोज रहे हैं। बाकी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है माइनिंग का, इसीलिए लोग कुछ अलग रास्ता खोज रहे हैं। माइनिंग इन्वायरमेंटल
इम्पैक्ट की वजह से। बाकी जो रिसोर्स सिक्योरिटी है, स्ट्रेटजिक रिसोर्स सिक्योरिटी हमको देखने को मिलता है। एंड अदर जो मार्केट फिट टेक्नोलॉजीज़ हैं उसकी बात करें, अदर जो मैग्नेट फ्री टेक्नोलॉजीज़ हैं लाइक वर्चुअल मैग्नेट्स जैसे, इसमें हम बात करते हैं अबाउट जो इलेक्ट्रिकली एक्साइटेड मोटर्स की, जो कि BMW एंड जो रेनॉल्ट है वो इस्तेमाल करता है यार। इलेक्ट्रिकली एक्साइटेड मोटर्स BMW में इस्तेमाल किया जाता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर लाइक टेस्ला का जो मॉडल S है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। 3 फेज इंडक्शन टेस्ला मॉडल S, जो स्विच रिलेक्टेंस मोटर है जो कि होंडा इस्तेमाल करता है यार। ये सब अदर मैग्नेट फ्री टेक्नोलॉजीज़ हैं। स्विच्ड रिलक्टेंस मोटर की बात करें तो ये होंडा इस्तेमाल करता है। बाकी जो सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर जो कि हिटाची यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो अदर यहाँ पे मैग्नेट फ्री टेक्नोलॉजीज़ की हमने बात की। देखो भाई ये सब डिटेल में पता क्यों होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे ईवी जो मार्केट है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, तो इसके ऊपर जो वर्चुअल मोटर्स हैं, ईवी मोटर्स जो हैं, तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चीज़ें के बारे में आपसे पूछा जा सकता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं यार अबाउट पैलेट गन्स एंड जो क्राउड कंट्रोल के अंदर जो रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट का। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने जो यूज़ ऑफ पैलेट गन्स बाय द पुलिस में भी परमिसेबल ऐसा बोला, बट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, है ना, क्राउड कंट्रोल के लिए एज अ पार्ट ऑफ ग्रेडेड रेस्पॉन्स। तो जो यहाँ पे इस्तेमाल किया गया इसके ऊपर मेन वर्क रूलिंग आया था। तो इसके बारे में हम बात करें, प्रोटेस्ट जो हुआ था यहाँ पे, सबको पता है किस प्रोटेस्ट की बात हो रही है। अभी तो यही चलेगा यार 1 हफ्ते 2 हफ्ते। सो पैलेट गन्स एंड क्राउड कंट्रोल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स की बात करें, सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करें पैलेट गन्स की। पैलेट गन्स की बात करें तो ये होते क्या है यार पैलेट गन्स। सो दीज आर जैसे काइनेटिक इम्पैक्ट वेपन्स होते हैं ना। पैलेट होता है छोटा छोटा जहाँ पर गोलियाँ होती हैं जो कि लगते हैं यार। सो काइनेटिक इम्पैक्ट वेपन्स, है ना, एक तरह से मल्टी मेटेलिक पैलेट्स यहाँ पे फायर किए जाते हैं। फायर मल्टीपल मेटेलिक पैलेट्स, एंड जो अल्टरनेटिव नेम है इनका डोप शॉट, बर्ड शॉट, ये सब भी बोलते हैं यार इन पैलेट गन्स को। अल्टरनेटिव नेम्स की बात करें तो बर्ड शॉट और ड्रोप शॉट। एंड ये जो है बहुत एक वाइड एरिया पे इसको डिस्पर्स किया जा सकता है। सो डिस्पर्सिंग पैलेट्स ओवर वाइड एरिया
सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है उसकी बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ही यहाँ पे पैलेट गन्स को यहाँ पे चलाने की सहमति दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यार हर जगह नहीं लगा सकते, इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। परमिसेबल इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस एंड इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल है उसका पार्ट रहेगा ये, पार्ट ऑफ ग्रेडेड रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल। एंड जो ब्लैंकेट बैन है उसको यहाँ पे एक तरह से डिक्लाइन किया कि पूरा बैन कर देना चाहिए पैलेट गन्स को, इसको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन किया द ब्लैंकेट बैन ऑफ दिस पैलेट गन्स। बाकी जो स्क्रूटनी ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट्स या फिर जो आर्बिट्री यूज़ है उसका स्क्रूटनी भी होगा, ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला। स्क्रूटनी ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ अगर हो रहा है कहीं पे और आर्बिट्री यूज़ हो रहा है तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि यहाँ पे इसका स्क्रूटनी होगा। बाकी जो ऑब्जर्वेशंस जो हैं प्रोटेस्ट में यहाँ पे देखने को मिले उसके बारे में बात करें, और ऑब्जर्वेशन ऑन प्रोटेस्ट, तो एक तरह से राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो हर आदमी का यहाँ पे राइट है। आप पैलेट गन कैसे चला सकते हो, तो ये यहाँ पे ऑब्जर्वेशन की बात की गई। राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट जो है इंसान का राइट है ना। नॉन वायलेंस वर्सेस ब्रूटलिटी में आपको यहाँ पे समझ आना चाहिए डिफरेंस यार। जो हाईजैकिंग ऑफ डिसरप्टिव एलिमेंट्स हैं उसका यहाँ पे एक रिस्क रहता है यार प्रोटेस्ट में, रिस्क ऑफ हाईजैकिंग बाय डिसरप्टिव एलिमेंट्स। कुछ लोगों को यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखने को मिले पत्थर का यहाँ पे टूटे हुए गाड़ी रख के, ठीक है। एंड एक तरह से यहाँ पे ज़रूरत है कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स की प्रोटेस्ट में। अगर रिक्वायरमेंट फॉर अ कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स। बाकी जो लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस है यार प्रोटेस्ट का, लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस की बात करें तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस है इसके अंदर जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए एंड बी जो है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड असेंबली प्रोवाइड करते हैं यार। यहाँ पे कोई भी आदमी असेंबल हो सकता है, पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच ए जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड बी जो है वो फ्रीडम ऑफ असेंबली की प्रोवाइड करता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस है। ऑल्सो यहाँ पे पब्लिक ऑर्डर रेस्ट्रिक्शन की बात करता है यार आर्टिकल 19 क्लॉज 2 एंड 3 जो है आप ऐसा कोई भी चीज़ नहीं कर सकते जो कि एक तरह से मतलब एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए किसी आदमी की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 एंड 3 ऐसा बोलता है। तो दोनों में एक बैलेंस बना के रखा है कॉन्स्टिट्यूशन ने यार। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 एंड 3 इट टॉक्स अबाउट पब्लिक ऑर्डर रेस्ट्रिक्शन। बाकी जो प्रिंसिपल्स हैं ऑफ प्रोपोर्शनेट यूज़ ऑफ फोर्स जो है ये सब जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताया गया है कि फोर्स ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते यार,
ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स एंड ऑल्सो, और आप कोई भी ऐसा एक्शन लेते हो तो इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू यार, सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। बाकी यहाँ पे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं इसके बारे में बात करें तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अंदर जो यूएन गाइडेंस ऑन लेस लीथल वेपन की बात करें जो कि 2020 में आया था, यूएन गाइडेंस ऑन लेस लीथल वेपन्स के अंदर, है ना, फोर्स एज अ लास्ट रिसोर्ट यार, ये जो लेस लीथल वेपन्स है लाइक पैलेट गन्स की बात करें तो इनको एक तरह से लास्ट रिसोर्ट के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए। फोर्स एज लास्ट रिजॉर्ट, है ना, प्रायोरिटी टू डी एस्केलेशन जो हैं वो ज़्यादा, उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होनी चाहिए यार, कि चीज़ें और भी ज़्यादा आगे ना बढ़ें। जो मेटल पैलेट्स हैं, है ना, शॉर्ट गन से इनको यहाँ पे इस्तेमाल ना करें यार। प्रोहिबिशन ऑफ मेटल पैलेट्स फ्रॉम शॉर्ट गन्स। बाकी जो यूएन बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करें तो यहाँ पे 1990 में ये आया था, इसमें अंदर एक तरह से फोर्स को रेस्ट्रिक्ट करने की बात की जब तक मिनिमम नेसेसरी यार, ठीक है, रेस्ट्रिक्ट करना पड़े जब ज़रूरत ना पड़े। सो रेस्ट्रिक्ट फोर्स टू मिनिमम नेसेसरी। जो फायर आर्म्स हैं उनको एक तरह से लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे ही इस्तेमाल करना है, ऐसा बोला गया। फायर आर्म्स ओनली एज लास्ट रिजॉर्ट। एंड जो यूएन कोड ऑफ कंडक्ट है इसने बोला कि नेसेसिटी एंड प्रोपोर्शनलिटी को देखते हुए ये सब चीज़ों का इस्तेमाल होना चाहिए। सामने वाला इस्तेमाल नहीं कर रहा है, पीसफुल है, आप यहाँ पे ये सब चीज़ें इस्तेमाल करो तो ये गलत है। नेसेसिटी एंड कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें, नेसेसिटी एंड प्रोपोर्शनलिटी की चीज़ें जो हैं ये सब जो है इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अंदर मेंटेन होती है। हमने बात की और पैलेट गन्स एंड क्राउड कंट्रोल सुप्रीम कोर्ट की, देखो भाई बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए बिकॉज ये इंटरनेशनल सिक्योरिटी के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यार, क्लाउड बर्स्ट। ठीक है, क्लाउड बर्स्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में बात करें तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे न्यूज़ में था, ज्योग्राफी के अंदर हमसे पूछा जा सकता है। तो जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने रिसेंटली एक तरह से क्लैरिफाइड किया कि जो हैवी रेनफॉल है इन असम एंड नागालैंड, इट डिड नॉट क्वालिफाई एज अ क्लाउड बर्स्ट। ठीक है, तो जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि यार पर असम फ्लड्स जो आ रहे हैं वो क्लाउड बर्स्ट के से आ रहे हैं, तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बोला देखो ये क्लाउड बर्स्ट नहीं है, तो मेन चीज़ें यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट के बारे में न्यूज़ में आ जाती हैं। सो यहाँ पे अगर हम बात करें क्लाउड बर्स्ट इन इंडिया की, क्लाउड बर्स्ट इन इंडिया की बात करें तो बस डेफिनेशन एंड इम्पैक्ट की बात करते हैं यार। क्लाउड बर्स्ट होता क्या है, क्या इम्पैक्ट है इसका।
डेफिनेशन एंड इम्पैक्ट की बात करें तो जो आईएमडी का डेफिनेशन है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, वो क्या बोलता है, अगर 10 सेंटीमीटर पर आवर अगर बारिश हो रही है ना, 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर्स में, तो वो एक क्लाउड बर्स्ट है। आईएमडी डेफिनेशन की बात करें तो 10 सेंटीमीटर पर आवर ओवर 20 to 30 स्क्वायर किलोमीटर तो क्लाउड बर्स्ट कहलाएगा। एंड मिनी क्लाउड बर्स्ट किसको बोलेंगे? 5 to 10 सेंटीमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ पे जो क्लाउड बर्स्ट है 10 सेंटीमीटर है ना और मोर ना, यहाँ पे 1 आवर से, यहाँ पे देखो भाई, एक्सट्रीम इंटेंस रेनफॉल अगर हो रहा है 10 सेंटीमीटर और मोर इन 1 आवर, 1 घंटे तक, तो ये क्लाउड बर्स्ट इवेंट इसको बोलेंगे 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर रीजन में अगर हो रहा है तो। डेफिनेशन याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसका इम्पैक्ट की बात करें तो क्लाउड बर्स्ट के से क्या होता है, फ्लैश फ्लड्स आते हैं, लैंडस्लाइड एंड सॉइल इरोजन देखने को मिलता है यार। इम्पैक्ट्स की बात करें तो फ्लैश फ्लड्स आते हैं, लैंडस्लाइड्स हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, सॉइल इरोजन जो है वो देखने को मिल सकता है। तो हमने डेफिनेशन एंड इम्पैक्ट की बात की। बाकी जो फॉर्मेशन मैकेनिज्म है, क्लाउड बर्स्ट क्यों होता है यार, व्हाट इज़ द फॉर्मेशन मैकेनिज्म, कि बहुत ज़्यादा बादल बन के बारिश क्यों हो जाती है? तो जो कन्वेक्शन है, लाइक यहाँ पे जो मॉइस्चर जो है ऊपर जाता है, बादल बनाता है, तो जब कन्वेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, राइजिंग वार्म मॉइस्चर, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा बादल बनता है, अचानक से बारिश हो जाती है छोटे समय में बहुत ज़्यादा। कन्वेक्शन दैट इज़ राइजिंग वार्म मॉइस्चर की वजह से। ओरोग्राफिक मतलब ज़मीन टकराया पहाड़ से, बादल जो है अचानक से ऊपर लिफ्ट होता है, कंडेंस होता है और यहाँ पे ये गिर जाता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। सो ओरोग्राफिक लिफ्टिंग की वजह से भी होता है यार। ओरोग्राफिक लिफ्टिंग की वजह से, लाइक माउंटेन जो है दे फोर्स, माउंटेन फोर्स जो एसेंट होता है उसके वजह से भी होता है। जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स होते हैं जो कि बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है यार, है ना। काले घने जो बादल हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स की बात करें तो टावरिंग डेवलपमेंट जो होता है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बारिश होती है। बाकी स्ट्रॉन्ग अप ड्राफ्ट, इसमें एक तरह से रेन ड्रॉप्स जो हैं वो सबसाइड करते हैं, जो सस्पेंडिंग रेन ड्रॉप्स हैं उसकी वजह से हवा में बहुत ज़्यादा रेन ड्रॉप सस्पेंडेड हैं, तो बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है यार कुछ समय में ही। सस्पेंडिंग रेन ड्रॉप्स एंड एक सडन डाउनपोर जो है वो यहाँ पे अप ड्राफ्ट को यहाँ पे कमज़ोर करता है। ऊपर में है सस्पेंडेड है, अचानक से डाउनपोर होता है उसकी वजह से अप ड्राफ्ट जो है कमज़ोर रहता है और बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है। सडन डाउन और जिसकी वजह से वीकेंड हो जाता है अप ड्राफ्ट और ये बारिश हो जाती है। बाकी माउंटेन रीजन्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है यार ये क्लाउड बर्स्ट जो है माउंटेन रीजन्स में। ठीक है, माउंटेन माउंटेनियस रीजन है ना, दे आर प्रोन एरियाज लाइक हिमालयस, वेस्टर्न घाट्स की बात करें, हिमालयस एंड वेस्टर्न घाट्स। ओरोग्राफिक इफेक्ट जो है इंटेंसीफाई करता है ये अपवर्ड एयर मूवमेंट को, जैसे बादल ज़्यादा बनता है, बारिश ज़्यादा बादल होगा, ज़्यादा भारी होगा, अचानक से गिर जाएगा तो पानी ज़्यादा हो जाएगा।
ग्राफिक इफेक्ट की बात करें सो एक इंटेंसिफाइड अपवर्ड एयर मूवमेंट देखने को मिलता है। एंड जो स्टीप टेरेन है उसकी बात करें तो यहाँ पे जहाँ पे एकदम ढलान होता है इसलिए रैपिडली पानी नीचे आता है, फ्लैश फ्लड कस कर देता है यार। रैपिड रन ऑफ एंड फ्लैश फ्लड्स। बाकी जो चैलेंजेस की बात करें यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, व्हाट आर दी फोरकास्टिंग चैलेंजेस। तो एक तरह से लोकलाइज नेचर होता है ये जो क्लाउड बर्स्ट है, एक स्मॉल और एक तरह से मतलब स्मॉलर देन द मॉडल ग्रिड, मतलब थोड़ा छोटे नेचर में ही होता है ये, बहुत सारे जगह में बारिश एक साथ नहीं होती। सो क्लाउड बर्स्ट इज़ अ लोकलाइज्ड इज ऑफ localized nature, smaller than model grids, रैपिड फॉर्मेशन देखने को मिलता है। रैपिड फॉर्मेशन के अंदर है ना मिनिमम लीड टाइम होता है यार, तुरंत बनता है ये, मिनिमल लीड टाइम। एंड जो माउंटेन ब्लाइंड स्पॉट, मतलब रेडार बीम जो है माउंटेन में दिखता नहीं है इसीलिए यहाँ पे समझ नहीं आता कहाँ पे ये बन रहा है। तो एक तरह से चैलेंजेस हैं ये, फोरकास्टिंग चैलेंज कहाँ पे होने वाला है, एक तरह से क्लाउड बर्स्ट वो समझ नहीं पाते यार, बिकॉज माउंटेन एक्ट एज अ ब्लाइंड स्पॉट्स, दे ऑब्स्ट्रक्ट रेडार बीम्स। एंड स्पेयर्स मॉनिटरिंग की बात करें तो वेदर स्टेशन बहुत कम होते हैं इन रीजन, माउंटेनियस रीजन में, उसीलिए यहाँ पर उतना मॉनिटरिंग भी नहीं होता, तो ससेप्टेबल होते हैं यार। स्पर्स मॉनिटरिंग के अंदर लिमिटेड वेदर स्टेशंस होते हैं। एंड जो कंप्यूटेशनल कंस्ट्रेंट्स हैं वो भी एक चैलेंज है, लाइक हाई रेजोल्यूशन रिक्वायरमेंट देखने को मिलता है यार। कंप्यूटेशनल कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो ये एक चीज़ है, हाई रेजोल्यूशन रिक्वायरमेंट्स की बात करें इसकी ज़रूरत है। बाकी 2026 में जो असम में फ्लड्स आ रहे हैं उसके बारे में बात करें, 2026 जो असम फ्लड्स हैं इसमें जो की फैक्टर्स हैं वो क्या की वजह से बारिश इतनी ज़्यादा फ्लड्स आ रहे हैं, व्हाट आर दी की फैक्टर्स यार। तो जो क्लाइमेट चेंज है उसके वजह से मानसून रेनफॉल इंटेंसीफाई हो जा रहा है यार, क्लाइमेट चेंज की वजह से इट इंटेंसीफाई मानसून रेनफॉल। जो स्टेशंस हैं लाइक हिमालयन सेडिमेंट की वजह से, मतलब सिल्टेशन है वो देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। जो हिमालयन सेडिमेंट्स हैं वो आ जा रहे हैं लोड के तौर पे। सिल्टेशन की बात करें सो हिमालयन सेडिमेंट लोड्स जो हैं वो सिल्टेशन का काम करते हैं। बाकी डिफॉरेस्टेशन की बात करें जो सरफेस रन ऑफ जो है उसको और ज़्यादा एक्सेलरेट करता है डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काट दोगे तो और पानी जल्दी जल्दी भाग जाता है तो इसके से बाढ़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। सरफेस पे पानी अटकता नहीं है, तेज़ी से नीचे की तरफ जाता है और वहाँ पे नीचे वाले एरिया में ये बाढ़ का सिचुएशन हालात पैदा कर देता है। सो डिफॉरेस्टेशन एक्सेलरेट सरफेस रन ऑफ। ड्रेनेज कंस्ट्रेंट्स हैं यार, लाइक एनक्रोच वेटलैंड्स जो है उनमें पानी जाके जमा नहीं होता, इसीलिए बाहर के जो जगह है उनको यहाँ पे बाढ़ जैसा सिचुएशन लाता है उसके आसपास के रीजन्स में। तो जो आप है ना जो एनक्रोच्ड वेटलैंड्स हैं दे आर ऑल्सो की फैक्टर जो असम के फ्लड को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बाकी रिवर सिस्टम भी है यार, यहाँ पे दो मेन
रिवर सिस्टम की बात करें तो जो ब्रह्मपुत्र सिस्टम है वो नॉर्थ एंड साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज की वजह से पानी लाता है, एंड बराक सिस्टम जो है साउदर्न असम को ड्रेन करता है। दोनों नदी बहुत बड़ा कारण है बाढ़ का। ब्रह्मपुत्र सिस्टम में नॉर्थ एंड साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज से बहुत ज़्यादा बारिश आ रहा है, एंड जो बराक सिस्टम है ये साउदर्न असम के अंदर ड्रेनेज करता है, यहाँ से पानी लेता है। बाकी गवर्नेंस एंड जो इनिशिएटिव सरकार के द्वारा लिए गए, गवर्नेंस एंड इनिशिएटिव की बात करें तो जो गवर्नेंस के अंदर एक तरह से जो मिस क्लासिफिकेशन कंसर्न्स हैं, गलत क्लासिफिकेशन का, वो एक चैलेंज है यार। नाउ कास्टिंग की बात करें जो कि शॉर्ट टर्म वेदर अलर्ट्स हैं, ये किए गए गवर्नमेंट के द्वारा। मिशन मौसम चलाया गया जो कि डॉपलर रडार एक्सपांसन करता है। मिशन मौसम, इट इज़ व्हाट, इट इज़ डॉपलर रेडार एक्सपांसन। टेक्नोलॉजी का मतलब यहाँ पे इस्तेमाल किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फोरकास्टिंग में इस्तेमाल किया जा रहा है यार। टेक्नोलॉजी लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन फोरकास्टिंग। तो ये एक तरह से वेव जो सरकार ने जो जो स्टेप्स लिए उसके बारे में हमने बात की, है ना जो हाइपर लोकल वेदर फोरकास्टिंग के जा रहा है एआई की मदद से, एंड जो डबल इंडिया जो डॉपलर वेदर रेडार नेटवर्क है उसको डबल किया गया, मोर देन डबल यार, M2, है ना। ये मिशन मौसम की बात करता है, मेनली ये इनिशिएटिव लिए गए, है ना। जो शॉर्ट टर्म वेदर अलर्ट्स हैं, जो नाउ कास्टिंग को यहाँ पे एक तरह से आईएमडी ने स्ट्रेंथन किया लोकलाइज एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स को एक तरह से मॉनिटरिंग करने के लिए। सो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, जो असम में जो फ्लड्स आ रहे हैं, क्लाउड बर्स्ट के बारे में हमने बात की। तो सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग था कि ये क्लाउड बर्स्ट नहीं है, उसकी वजह से न्यूज़ में था यार। नेक्स्ट हम बात करते हैं यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एज अ पब्लिक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो इंडिया ने एक्सप्लोर किया आइडिया ऑफ मेकिंग व्हाट, जो एआई को एज अ नेक्स्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे जो एआई इंटरफेस अफोर्डेबल होगा, इंटरऑपरेबल होगा एंड वाइडली एक्सेसिबल होगा। तो हम बात करेंगे क्या होता है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई के बेसिक चीज़ों की बात करेंगे। सो एआई एज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें, एआई एज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एआई एज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कोर कॉन्सेप्ट क्या है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है, कोर कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, कोर कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सो पहला तो फाउंडेशनल डिजिटल सिस्टम हो, किसी को अगर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना दें तो वो एक तरह से फाउंडेशनल डिजिटल सिस्टम बन जाता है।
ना, ओपन स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल होते हैं इसके अंदर। इंक्लूसिव एंड स्केलेबल एक्सेस, मतलब अफोर्डेबल हो जाएगा और भी ज़्यादा एआई, इट बिकम इंक्लूसिव एंड स्केलेबल एक्सेस देखने को मिलता है। पब्लिक गुड अप्रोच के तौर पे हम एआई को देखेंगे, सबके भले के लिए इस्तेमाल करेंगे यार, पब्लिक गुड अप्रोच। बाकी जो इंडिया डीपीआई सक्सेस मॉडल की बात करें, जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का, ये सक्सेस कैसे होगा, इंडियाज डीपीआई सक्सेस मॉडल की बात करें तो आधार देखते से डिजिटल आइडेंटिटी की प्रोवाइड करता है, एक भी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है यार। आधार जो है डिजिटल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। यूपीआई की बात करें तो ये रियल टाइम पेमेंट में हेल्प करता है। डीपा की बात करें, DEPA, व्हाट इज़ DEPA, डीपा क्या है यार, तो एक एग्रीगेटर अकाउंट है ना, कंसेंट बेस्ड डाटा शेयरिंग फ्रेमवर्क है यहाँ पे, जो कि सिक्योर एंड यूज़र कंट्रोल फाइनेंशियल एंड पर्सनल डाटा एक्सचेंज को यहाँ पे बढ़ावा देता है। सो ये सब एक तरह से डिजी स्टैक जो है उसको एक तरह इंटीग्रेट करता है। तो डीपा की बात करें तो इट इज़ अ डाटा शेयरिंग फ्रेमवर्क। ना, एक तरह से इंटीग्रेटेड डिजिटल स्टैक बनाते हैं ये सब मिलके, इंटीग्रेटेड डिजिटल स्टैक। इसके अंदर ना, इंटीग्रेटेड डिजिटल स्टैक मतलब कि इंडिया ऐसा पहला कंट्री जिसने एक तरह से इंटीग्रेटेड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, जिसमें कंबाइन किया किसको, यूपीआई को कंबाइन किया आधार के साथ एंड डाटा एक्सचेंज के साथ, ये तीनों को यहाँ पे इसने जोड़ के इंटीग्रेटेड डिजिटल स्टैक बनाया भाई इंडिया ने। उसके बाद यहाँ पे हम बात करें यार कि एआई को क्यों डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है, इसके राशनल की बात करते हैं, तर्क क्या है कि इसको बनाना क्यों चाह रहे हैं हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आधार और यूपीआई के जैसा। सो राशनल, व्हाट इज द राशनल फॉर एआई एस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो एआई को डिजिटल यूटिलिटी प्रोवाइड करता है यार, एस कोर डिजिटल यूटिलिटी एंड ऑल्सो ये डेमोक्रेटाइज करता है जो इंटेलिजेंस एक्सेस है उसको। डेमोक्रेटाइजिंग इंटेलिजेंस एक्सेस एंड टेक्नोलॉजी सोवेनिटी को ये बढ़ाता है ना, टेक्नोलॉजिकल सोवेनिटी लाएगा। जो फॉरेन प्रॉपर्टी के ऊपर हम जितना डिपेंडेंस हैं उसको यहाँ पे ये कम करेगा। रिड्यूसिंग फॉरेन प्रोप्राइटरी डिपेंडेंस, ऑल्सो इंडिजिनस टैलेंट एंड डाटा को तरह से बढ़ावा देगा। लेवरेजिंग इंडिजिनस टैलेंट एंड डाटा। ओके, उसके बाद जो फ्रेमवर्क जो प्रपोज किया गया है यहाँ पे उसके बारे में बात करें, द प्रपोज्ड फ्रेमवर्क क्या है यार, तो पहले तो अफोर्डेबल कंप्यूटर्स जो हैं, अफोर्डेबल कंप्यूट की बात की गई, मतलब जीपीयू कैपेसिटी को एक्सपांड करेंगे, स्टार्टअप एक्सेस को सब्सिडाइज करेंगे, एक न्यूक्लियर एनर्जी है ना इंटीग्रेशन करना बहुत ज़रूरी है, रिन्यूएबल एनर्जी का।
सो अफोर्डेबल कंप्यूट की बात करें तो एक्सपांडेड जीपीयू कैपेसिटी की बात कर सकते हैं यहाँ पे। सब्सिडाइज्ड स्टार्टअप एक्सेस देखने को मिलता है, एंड जो न्यूक्लियर एंड रिन्यूएबल एनर्जी है दोनों को इंटीग्रेट करेंगे यार। इसकी बात होती है यहाँ पे। एंड क्या ओपन सोर्स मॉडल को यहाँ पे बढ़ावा देंगे। ओपन सोर्स मॉडल को बढ़ावा देंगे, लाइक यहाँ पे इंडिजिनस इंडिक एलएलएम्स की बात करें। जो इंडिजिनस इंडिक एलएलएम्स हैं ये क्या है भाई, लार्ज एलएलएम मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो हैं, एक तरह से ओपन सोर्स इंडिक लार्ज लैंग्वेज मॉडल डेवलप करेंगे यार, इंडिजिनस एआई मॉडल्स से डेवलप करेंगे। ओपन जो सोर्स मॉडल जब इसको बनाएंगे तो यहाँ पे इंडिजिनस इंडिक्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बना सकते हैं, एनोनिमाइज कर सकते हैं जो पब्लिक डाटा सेट है उसको, एनोनिमाइज पब्लिक डाटा सेट्स। ओके, लाइक यहाँ पे लीगल रूलिंग्स हो गए, एग्रीकल्चर डाटाज हो गए, है ना। ओपन वेट लाइसेंसिंग कर सकते हैं, ओपन वेट लाइसेंसिंग, जिसमें ओपन वेट लाइसेंसिंग में क्या करते हैं यार, एआई को ओपन एआई को प्रमोट कर रहे हैं, एक जैसे पब्लिक फंडेड कंप्यूट डाटा सेट जो हैं ओपन वेट लाइसेंस के अंदर यहाँ पे इसको प्रमोट किया जाएगा, कोई भी इस्तेमाल कर सके और ज़्यादा डेवलप होंगे टेक्नोलॉजीज़। बाकी यूनिफाइड इंटेलिजेंस इंटरफेस की बात करें, यूआईआई की, यूनिफाइड इंटेलिजेंस इंटरफेस यूआईआई, इसकी बात करें तो एक इंटरऑपरेबल एआई गेटवे है ये, इंटर ऑपरेबल एआई गेटवे है, आइडेंटिटी एंड सेफ्टी को ये स्टैंडर्डाइज करता है, स्टैंडर्डाइज आइडेंटिटी एंड सेफ्टी, लो कॉस्ट एक्सेसिबिलिटी को ये बढ़ावा देता है। ओके, नेक्स्ट जो एक्सेस एंड फंडिंग है इसके बारे में बात करें। एक्सेस एंड फंडिंग्स की बात करें तो एक फ्रीमियम टोकन मॉडल जो है, फ्रीमियम टोकन मॉडल का इस्तेमाल किया गया, आधार वेरीफाइड फ्री टियर, इसको बढ़ावा देने की बात की गई। क्रॉस सब्सिडाइजेशन को यहाँ पे बढ़ावा दिया जाएगा, क्रॉस सब्सिडाइजेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। जो फर्टिलाइज़र सब्सिडी को यहाँ पे डाइवर्जन की बात की गई, इतने सारे जो हम दे रहे हैं उसको कहीं और देंगे यार, फर्टिलाइज़र सब्सिडी डाइवर्जन पे फोकस करना है। तो ये हमने बात की जो प्रपोज्ड फ्रेमवर्क है, बट बाकी इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है यार, दी पोटेंशियल एप्लीकेशंस की बात करें तो
एआई असिस्टेड हेल्थ केयर में इस्तेमाल कर सकते हैं यार। एआई जो है वो असिस्टेड हेल्थ केयर में एक तरह से एआई का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। पर्सनलाइज 24/7 एआई ट्यूटर जो है वो तरह से एआई जो है उसमें हेल्प करेगा, हर समय आपको पढ़ाने के लिए एक इंसान रहेगा यार। वॉइस एनेबल्ड एग्रीकल्चर सपोर्ट जो है वो एआई प्रोवाइड कर सकता है। वॉइस एनेबल्ड एग्रीकल्चरल सपोर्ट एंड ऑल्सो अफोर्डेबल जो एमएसएमई मॉडल्स हैं, मतलब एमएसएमई टूल है ये, इट इज़ एन एआई इज़ ऑल्सो एन अफोर्डेबल एमएसएमई टूल। ऑल्सो लोकल लैंग्वेज में गवर्नेंस को बढ़ावा देगा यार। लोकल लैंग्वेज गवर्नेंस को ये बढ़ावा देगा। तो ये हमने बात की अबाउट एआई को जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जो सोचा जा रहा है उसके बारे में, क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, और कौन कौन अभी है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आधार है, डीईपीए है, यूपीआई है, सबको जोड़ के जो डिजिस्टैक बनाया गया है उस प्रकार से एआई को भी चीज़ बनाएंगे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे अफोर्डेबली सब कुछ एक्सेस कर सके, ओपन सोर्स बनेगा, सब इस्तेमाल कर पाएंगे, नए नए टेक्नोलॉजीज़ बनेंगे, स्टार्टअप्स आएंगे, फ़ायदा होगा हमारे देश को। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं प्रीलिम्स रिलेटेड जो न्यूज़ में थे यार यहाँ पे 31 अगस्त को, उसके बारे में बात करें। प्रीलिम्स वाले टॉपिक्स की बात करें सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करते हैं जन औषधि न्यूट्रास्यूटिकल्स की। तो जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना है उसने एक्सपांड किया इट्स प्रोडक्ट बास्केट, ठीक है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंदर जो प्रोडक्ट बास्केट है उसको यहाँ पे बढ़ा के जो अफोर्डेबल न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं उसको यहाँ पे इंक्लूड किया, जिससे जो एक्सेसिबल न्यूट्रिशन एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है उसको बढ़ पाए। सो इसके बारे में बात करें जन औषधि न्यूट्रास्यूटिकल्स की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले नोडल गवर्नेंस की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के अंदर ये गवर्नेंस होगा यार। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इसको गवर्न करता है ना, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर के अंदर इम्प्लीमेंट कौन करता है? इम्प्लीमेंटेड बाय पीएमबीआई, है ना, जो फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस ब्यूरो ऑफ इंडिया है, पीएमबीआई जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करता है, फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस ब्यूरो ऑफ इंडिया। बाकी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है यार, ये जो जन औषधि न्यूट्रास्यूटिकल जो है स्कीम जो आया इंक्लूड जो किया गया यहाँ पे, ये देखो मेन जो स्कीम है इट इज़ अबाउट प्रधानमंत्री जो भारतीय जन औषधि परियोजना है उसके अंदर मेन इनिशिएटिव है इसके अंदर जो ये जन औषधि के अंदर न्यूट्रास्यूटिकल्स आए तो इसका एम है कि अफोर्डेबल न्यूट्रिशन एक्सेस को ये बढ़ावा दे, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर जो है उसके ऊपर फोकस करता है और इंक्लूसिव हेल्थ सपोर्ट प्रोवाइड करने की बात करता है। ये इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है न्यूट्रास्यूटिकल को इंक्लूड करने का। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स की बात करें इट इज़ फॉर न्यूट्रास्यूटिकल्स लाने का कारण था टू अफोर्डेबल बनाना जो न्यूट्रिशन एक्सेस है
उसको प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को बढ़ावा देना, हेल्थ सपोर्ट को इंक्लूसिव करना, सबको मिल सके हेल्थ सपोर्ट। बाकी जो की फीचर्स हैं जन औषधि न्यूट्रास्यूटिकल्स के, तो यार ये एक डाइवर्स प्रोडक्ट बास्केट रखता है, डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रास्यूटिकल रखता है ये डाइवर्स प्रोडक्ट बास्केट। लाइक प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं, इम्यूनिटी बार्स होते हैं, न्यूट्रिशन बार्स होते हैं, है ना, माल्ट बेस्ड न्यूट्रिशन फूड, वुमेन प्रोटीन बूस्ट हो गया, स्पेशलाइज्ड होते हैं जो कि डायबिटिक एंड किडनी केयर, है ना, ऐसे न्यूट्रिशनल फॉर्मेशंस होते हैं इसके अंदर। सो डाइवर्स प्रोडक्ट बास्केट होता है यहाँ पे। लाइक प्रोटीन एंड इम्यूनिटी बार्स, स्पेशलाइज्ड केयर फॉर्मुलेशंस होते हैं, जन औषधि केंद्र नेटवर्क में ये हमको यहाँ पे मिलता है। ओके, तो ये हमने बात की जन औषधि न्यूट्रास्यूटिकल्स जो यहाँ पे ऐड किए गए उसके बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईएनएस निपुण की। आईएनएस निपुण क्यों न्यूज़ में था? बिकॉज इंडियन नेवी ने रिसेंटली डिलीवरी किया आईएनएस निपुण को, जिससे जो इंडिया का जो डीप सी डाइविंग है वो एक तरह से स्ट्रेंथन होगा, है ना, सबमरीन रेस्क्यू कैपेबिलिटीज़ बढ़ेगा यार। कोई इंडियन नेवी में आया आईएनएस निपुण, तो इसके बारे में बात करें तो ये देखो, ये सेकंड इंडिजिनसली डेवलप डाइविंग सपोर्ट वेसल है। आईएनएस निपुण की बात करें आईएनएस निपुण आईएनएस निपुण का जो वेसल स्पेसिफिकेशंस हैं इसके बारे में बात करें यार, तो एक डाइविंग सपोर्ट वेसल है, डाइविंग में सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इट इज़ अ डाइविंग सपोर्ट वेसल DSV। इसको बनाया कैसे आता है? इट इज़ बिल्ड बाय हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया है। आईएनएस निपुण को बिल्ट बाय हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। 75% इंडिजिनस कंटेंट है इसके अंदर। आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के अंदर इसको बनाया गया यार। हमारे देश की चीज़ हम खुद बनाएंगे, यही तो है आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। बाकी जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ की बात करें आईएनएस निपुण की, तो डीप सी सैचुरेशन डाइविंग कर सकता है ये, डीप सी सैचुरेशन डाइविंग कर सकता है। सबमरीन रेस्क्यू मदरशिप, सबमराइन रेस्क्यू जो है सपोर्ट कर सकता है। लाइक आईएनएस निपुण जो है इट्स एज अ मदरशिप फॉर डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल्स। जो सबमरीन कोई डूब गया तो उसको एक तरह से ये रेस्क्यू कर सकता है वहाँ से, सबमरीन रेस्क्यू कर सकता है जैसे
मदरशिप से, एंड ये रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल के तौर पे काम करता है, मतलब इसके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूर से ही इसको ऑपरेट कर सकते हैं आरओवीज के तहत। एंड अंडर वाटर सर्च एंड साल्वेज में भी ये इम्पोर्टेंट कैपेबिलिटी रखता है, अच्छा कैपेबिलिटी रखता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें यार शहीद उधम सिंह की। शहीद उधम सिंह यहाँ पे न्यूज़ में क्यों थे? बिकॉज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली ट्रिब्यूट दिया शहीद उधम सिंह को ऑन हिज मार्टरडम डे। शहीद जो हुए थे ये 31 जुलाई को, तो इनको यहाँ पे ट्रिब्यूट दिया, तो ये न्यूज़ में थे यार। शहीद उधम सिंह के बारे में बात करें, शहीद उधम शहीद उधम सिंह की बात करें तो रिवॉल्यूशनरी प्रोफाइल की बात करें, एक रिवॉल्यूशनरी एक्टिविस्ट थे ये। सो इन्होंने जो गदर पार्टी एसोसिएशन का एक मतलब एक मेंबर थे यार। इन्होंने जो 1919 में जो जलियांवाला बाग मासकर हुआ था उसको देखा, तो उससे ये बहुत ज़्यादा निराश हुए थे, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन थे। तो एक तरह से उन्होंने बदला लेने का सोचा यार, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था जनरल ओडायर नेम्ड एज राम मोहम्मद सिंह आज़ाद, इनको नाम इसके लिए इनके लिए इस्तेमाल किया जाता था। और जो जनरल ओडायर को यहाँ पे जलियांवाला बाग मसकर के लिए तो माइकल ओडायर जो है वो मेन आदमी था, बाकी जनरल डायर ने उसको वहाँ पे गोली चलाई थी, बट इसके कहने पे माइकल ओडायर, तो इसको यहाँ पे इन्होंने एक तरह से असैसिनेट किया, इनको। सो इज यूज नेम इज राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। बाकी जो हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन है इनका, हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ही असैसिनेटेड माइकल ओ डायर इन 1940। एंटी कॉलोनियल मोबिलाइजेशन इन्होंने किया यार। इनको फांसी लगा दी गई, ये शहीद हो गए इन 31 जुलाई 1940 को। नेक्स्ट यहाँ पे जलियांवाला बाग मैसेकर देखो, ये तो इनके बारे में पढ़ लिया, जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में अगर हम पढ़ें, बिकॉज दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है यार। शहीद उधम सिंह की बात करें और जलियांवाला बाग मैसेकर की बात ना करें तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो जलियांवाला बाग मैसेकर की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले तो कॉन्टेक्स्ट क्या है इस न्यूज़ में था, उधम सिंह की वजह से कॉन्टेक्स्ट एंड इवेंट की बात करें तो कब हुआ था जलियांवाला बाग मैसेकर? अप्रैल 13, बैसाखी सेलिब्रेट करते हैं अप्रैल 13, 1919 यार। यहाँ पे जो रॉलेट एक्ट है उसके अगेंस्ट यहाँ पे पीसफुली पोजिशन किया जा रहा था, प्रोटेस्ट किया जा रहा था। जनरल डायर ने गेट था एक, उसको बंद करके यहाँ पे निहत्थे जो लोग थे उनके ऊपर यहाँ पे गोलियां चला दी यार। जनरल डायर फायरिंग ऑर्डर की बात करें, जिसकी वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं जलियांवाला बाग मैसेकर के,
हंटर कमेटी इंक्वायरी के लिए बनाई गई थी, जिसने इसके फेवर में यहाँ पे इंक्वायरी दिया था। तो सोचो, हंटर कमेटी बनाई गई थी फॉर इंक्वायरी। टैगोर ने एक तरह से रिनाउंस कर दिया उनका नाइटहुड। टैगोर renounced the knighthood and the national movement was called with the intensified कर दिया इस जलियांवाला बाग मैसेकर ने। इंटेंसिफाइड नेशनल मूवमेंट, ठीक है। तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, जलियांवाला बाग मैसेकर की शहीद उधम सिंह की आईएनएस निपुण की जन औषधि में जो न्यूट्रास्यूटिकल्स की अवेलेबिलिटी बढ़ाई गई उसके बारे में। एआईएस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, क्लाउड बर्स्ट इन इंडिया, असम फ्लड्स की बात की, पैलेट गन्स जो हैं एंड क्राउड कंट्रोल के लिए इस्तेमाल किया गया जाना चाहिए कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की बात की, वर्चुअल मैग्नेट्स इन ईवी मोटर्स की बात की। हमने बात की अबाउट दी सन एटमोसफेयर रोटेशन, मतलब जो है बाहर जो है वो ज़्यादा तेज़ी से रोटेट करता है देन दी सरफेस यार, है ना। एटमोसफियरली फास्टर रोटेट करता है। एंड शुरुआत में हमने देखा इंडिया का जेंजी, बिकॉज जेंजी बहुत चल रहा है, इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है।